Hello everyone, I am Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School. So बच्चों चैप्टर 15 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हमने पिछले सब टॉपिक के अंदर देखा था कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और एनिमल्स के अंदर भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और कौन कौन से होते हैं, साथ में ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स को हम लोग हमेशा इंटरचेंजेबल फॉर्म में यूज कर लेते हैं जो कि गलत है। तो और उसके बाद में हमने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है, कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट। आप ये जाके डिटेल के अंदर मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके इस सब टॉपिक को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं जो कि है हमारा एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कैसे हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है और कैसे उनका ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द बॉडी। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो एल्वियोलाई दे आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब भी हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सा है, तो हमारे मुंह पे एक ही जवाब आना चाहिए एल्वियोलाई का। तो एल्वियोलाई बेसिकली क्या होती है, दे आर द सैक्स। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर यहाँ पे ब्रोंकाई आती है, ब्रोंकाई से छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं और ब्रोंक्यूल्स किस में टर्मिनेट होते हैं, कुछ सैक्स में टर्मिनेट होते हैं। उन सैक्स को हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, और वही हमारी प्राइमरी साइट्स होती हैं जहां पे टिपिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट occurs between the blood and the tissues. The exchange of gases, it can also occur between the blood and the tissues. Oxygen and carbon dioxide, they are exchanged in these sites by simple diffusion. जब हम blood और tissues की बात करें तो उनके अंदर जब exchange हो रहा होता है वो किसकी वजह से होता है, by simple diffusion, which is based on the pressure gradient. Pressure gradient पे कैसे based होता है कि जहाँ high pressure से low pressure हमारे जो है गैसेस ट्रैवल करती हैं, जहां पे हाई प्रेशर होगा वो वहां छोड़ के लो प्रेशर वाले की तरफ जाएंगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस इन प्रेशर को प्रेशर ग्रेडियंट। इसी प्रेशर ग्रेडियंट में जो है हमारी गैसेस ट्रैवल करती है फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। So the solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in the diffusion, they are also some important factor that can affect the rate of diffusion. अब जब हम लोग diffusion की बात करते हैं तो हमें membrane की thickness का तो खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि membranes जितनी ज़्यादा thick होंगी उतनी ही कम जो है उसके अंदर diffusion के chances होंगे, बट जितनी ज़्यादा thin होगी वो उतनी ज़्यादा exposed होगी, तो उतने ही ज़्यादा जो है हमारे डिफ्यूजन के चांसेस रहते हैं, और उसके साथ साथ हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है। तो हमें पता चल गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेनली क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सिंपल डिफ्यूजन विच इज बेस्ड ऑन प्रेशर या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। So the pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases, it is known as the partial pressure. अब जैसे हम बोलते हैं PO2 या फिर हम बोलते हैं PCO2. What does this P stands for? This P, it stands for partial pressure. This P, it stands for partial pressure. ठीक है। सो जब प्रेशर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ गैस इंडिविजुअली इन अ मिक्सचर, जब एक प्रेशर जो है इट इज जैसे हमारे पास बहुत सारी गैसेस गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2 है, CO है, ऑक्सीजन है, इन सब के प्रेशर्स जो है कंबाइंड हमें गिवन है 145 mm Hg। ठीक है, ये प्रेशर हमें गिवन है, ठीक है, पर इंडिविजुअल प्रेशर इनका क्या है, अगर मैं इसकी लगाऊं तो 20, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ, इसका 5 इसका 120। तो इंडिविजुअल प्रेशर जो होगा इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर, और उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PO2 फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। So the partial pressures of oxygen and carbon dioxide are different paths involved in diffusion in comparison to those in the atmosphere.
जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर 159, CO2 का 0.3, एल्विलाई की बात करें तो ऑक्सीजन का 104 और CO2 का 40। देन ब्लड, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर 40, CO2 का है 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन रिच ब्लड के अंदर 95 है, ऑक्सीजन का 40 है कार्बन डाइऑक्साइड का, और टिश्यूज के अंदर 40 है ऑक्सीजन का और 45 है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बच्चों ये है हमारी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यूज और एल्वियोलस के बीच में, और ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हम देख सकते हैं। सो जब हम बात करें, जैसे हमने बोला, जब हमने इंस्पायर की एयर तो हमारा PO2 जो है हमारा कितना हो गया 104 mmHg, और एल्वियोलस के अंदर कितना हो गया PCO2 हमारा 40 mm of Hg। मतलब PO2 जो है हमारा इस टाइम पे हाईली प्रेशराइज फॉर्म में मौजूद है और PCO2 40 mm of Hg है। जब हम लोग सिस्टमेटिक वेन्स की बात करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि मैंने आपको बताया PO2 हमारा है 40 mm of Hg और PCO2 है 45 mm of Hg। और जब हम सिस्टमिक आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, जो यहाँ से 104 वाला PO2 आया वो हमारा पल्मोनरी वेन कैरी कर रही है सिस्टमिक आर्टरी में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यूज तक लेके जा रही है। उसके अंदर ऑक्सीजन का PO2 क्या है 95 mm of Hg और PCO2 है 40 mm of Hg। और जब बॉडी टिश्यू से CO2 वाली जो एक्सपायर्ड एयर है उसके अंदर CO2 का कंटेंट ज्यादा होगा। तो जब हम सिस्टमिक वेन्स के अंदर देखते हैं जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, तो उसके अंदर PO2 हमारा 40 mm of Hg है, जबकि PCO2 हमारा 45 mm of Hg है। फिर हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और अल्टीमेटली जो है एक्सपायर हो जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज है एट डिफरेंट पॉइंट्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एल्विलर एयर और एटमॉस्फेरिक एयर में। ठीक है, तो ये हमें थोड़ी बहुत एक आइडिया होना चाहिए कि किस चीज में किसका ज्यादा होगा। ठीक है, so a gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissue to the blood and blood to alveoli. As the solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen, the amount of CO2 that can diffuse through a diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as that compared of O2. जो हमारी CO2 है उसकी solubility 20 to 25 times ज़्यादा है ऑक्सीजन से, और कार्बन मोनोऑक्साइड की उससे भी ज़्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर उससे भी सॉल्युबिलिटी उससे भी ज्यादा है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे बेसिकली हम लोगों को ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो मतलब वो डिफ्यूज ज्यादा प्रेशर से, मतलब ज्यादा उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा और एक हायर अमाउंट में वो डिफ्यूज करेगी देन ऑक्सीजन। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो एक हायर अमाउंट पे डिफ्यूज करेगी और उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा देन दी ऑक्सीजन, और उसकी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने की एबिलिटी भी जो है वो ज्यादा होगी, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और छोटी मोटी नहीं 20 to 25 टाइम्स जो है ज्यादा सॉल्युबिलिटी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा एफिशिएंटली जो है हमारा हीमोग्लोबिन जो है बाइंड कर जाएगा रादर देन दी ऑक्सीजन। So the diffusion membrane, it is made up of three major layers. First is the thin squamous epithelium of alveoli, then the endothelium of the alveolar capillaries and the basement substance. कौन सी जो है तीन लेयर्स हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है? सबसे पहली एपिथेलियम, फिर एंडोथेलियम और उसके बाद में बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो एपिथेलियम है वो हमारी थिन स्क्वामस है, एंडोथेलियम में क्या होता है हमारी एल्वेलर कैपिलरीज होती है और बेसमेंट सब्सटेंस होता है उन दोनों के बीच में। तो जब हम ये सेक्शन देखते हैं तो आप देख सकते हो ये रहा बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, ये रहा हमारा एल्वेलर वॉल जो कि हमारी एपिथेलियम है, ठीक है, और ये जो अंदर वाली है ये एल्वेलर कैविटी वाली जिसके अंदर एल्वेलर कैपिलरीज भी होती है, ये है हमारी एंडोथेलियम। तो एपिथेलियम के अंदर हमारे क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, एपिथेलियल के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं। सो ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेoli टू द टिश्यूज।
जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फैक्टर्स है दे ऑल आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई फ्रॉम टू द टिश्यूज एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से बॉडी टिश्यू के अंदर हमारा ऑक्सीजन जा रहा होता है और बॉडी टिश्यू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द टिश्यूज, सॉरी फ्रॉम द टिश्यूज टू द एल्वियोलाई। मतलब ऑक्सीजन रिच जो है वो हमारा एल्वियोलाई से टिश्यूज जा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका वाइसा वर्सा हो जाएगा कि वो टिश्यूज से जा रहा है एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई से वो जाता है बाहर। तो ये जो है ये लोग पाथ फॉलो करते हैं ऑफ द डिफ्यूजन एंड ये जो है हमारी 3 बेसिक हमारी क्या बोलते हैं मेजर लेयर्स है। सो द ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये तो पता है कि ब्लड इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज अ ट्रांसपोर्टर, है ना। सो इट इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी और जो लास्ट का 3% रह जाता है इट इज कैरिड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू दी प्लाज्मा। जो 3% रह जाता है ऑक्सीजन का वो डिसॉल्व स्टेट के अंदर रहता है प्लाज्मा के अंदर। सो नियरली वी कैन से 20 to 25% ऑफ CO2 इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, जबकि 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज बाइकार्बोनेट आयन जाता है। 7% ऑफ CO2 इट इज कैरिड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू दी प्लाज्मा। तो हमें ये पता चल गया 97% जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो आरबीसी के थ्रू जाता है, 3% जो ऑक्सीजन है वो हमारा प्लाज्मा में जाता है, फिर 20 to 25% CO2 हमारा आरबीसी में जाता है, आरबीसी के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद में 70% जो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बॉडी के अंदर घूमता है और लास्ट का 7% जो हमारा रह गया वो हमारा जाता है प्लाज्मा की फॉर्म में। तो ये चीज़ है कि ये कैसे जो है ट्रैवल करते हैं। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे कैसे जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं कितने कितने परसेंट में, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन। ओके, so hemoglobin it is a red colored iron containing pigment which is present in the RBC। hemoglobin क्या होता है, red colored iron containing pigment होती है जो कि RBC के अंदर मौजूद होती है। so oxygen it can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो क्या बनाता है हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा रेड कलर की आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो कि आरबीसी के अंदर मौजूद होती है। सो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इट कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। So the binding of oxygen with hemoglobin it is primarily related to partial pressure of O2। जैसे कि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है। सो द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इट इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इतना होना चाहिए कि वो हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर ले। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर दे आर द अदर फैक्टर्स जो कि इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन उसी को जाके बाइंड करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और टेम्परेचर ज्यादा या फिर टेम्परेचर कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट करते हैं। सारे के सारे फैक्टर्स जो है एक तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं इसी के मेथड को कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। So when the oxygen binds with the hemoglobin, so the sigmoid curve it is obtained when the percentage of saturation of hemoglobin with oxygen it is plotted against the PO2। saturation of hemoglobin with O2 with the PO2 जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम एक सिग्मोइड शेप यानी कि ऐसा कुछ एस शेप्ड भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं,
एस शेप कर्व मिल जाता है। कौन सा शेप कर्व मिलता है? एस शेप्ड कर्व मिलता है। एंड दिस कर्व इट इज नोन एज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। In the alveoli where there is high PO2, low PCO2, lesser H plus concentration and lower temperature, the factors they all are in the favorable condition for the formation of oxyhemoglobin. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं? अगर हम लोग ऑक्सीहीमोग्लोबिन की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं? हाई PO2 होना चाहिए, लो PCO2 होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए और लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये कंडीशंस जो है फेवरेबल करती हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बनने के लिए। वेयर एज इन द टिश्यूज वेयर लो PO2, high PCO2, high H plus concentration and higher temperature exists, the conditions are in favorable for dissociation of oxygen. ऑक्सीजन डिसोसिएशन के फेवर में होती हैं और ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ने की वजह होती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन को तोड़ने की वजह होती है। तो ये वाला सिनारियो हमारा किस में है? ये वाला सिनारियो है हमारा एल्वियोलाई में। जब हम टिश्यू की बात करें तो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। तो उससे क्या होता है? हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन की जगह पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाइंड करती है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसा कुछ सिग्मोइड शेप कर्व आ रहा है ना। जब राइट की तरफ कर्व शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एफिनिटी, ठीक है। लो, ये किसकी वजह से होता है? हमारा इंक्रीज CO2, इंक्रीज H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर और लो pH तो होगा इसे, अगर इंक्रीज H प्लस कंसंट्रेशन है तो लो pH। पर जब ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है तो मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एफिनिटी और ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है एफिशिएंटली बनता है, और उसके अंदर वो सारी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी, लो H प्लस, लो CO2 एंड लो टेम्परेचर, वो सारा का सारा इसे फेवर करेगा। सो इस टाइम पे pH जो होता है हमारा बेसिक रहता है, और जब राइट की तरफ शिफ्ट करता है, जब एफिनिटी कम हो जाती है, तब वो pH जो है एसिडिक हो जाता है, क्योंकि हाई H प्लस आयंस हो जाते हैं। So every 100 ml of oxygen blood it can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under the normal physiological condition। 100 ml of oxygenated blood जो है सिर्फ 5 ml of oxygen जो है टिश्यूज को डिलीवर कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इट इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। This binding, it is related to the partial pressure of carbon dioxide. PO2 is a major factor which could affect this binding. When PCO2 is high and PO2 is low, as in the tissues, more binding of carbon dioxide occurs, whereas if the PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, dissociation of the CO2 from the carbamino hemoglobin. जब CO2 बाइंड करती है HB के साथ तो क्या बनाती है? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, है ना, ये बनाती है। इसके लिए फैक्टर्स क्या चाहिए होते हैं? हाई PCO2, हाई H प्लस और हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होगा? ये हमारा कार्बामीना हीमोग्लोबिन बनाएगी। सो CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई। तो टिश्यूज के अंदर हमारा यही बनता है, कार्बामीना हीमोग्लोबिन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। उसके बाद में ये आरबीसीज के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सो आरबीसीज दे कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम carbonic anhydrase and minute quantities of the same present in the plasma too. So this enzyme it facilitates the following reaction in both the direction. जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वाटर के साथ कंबाइन करेगा अंडर द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, है ना। और उसके बाद में क्या होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस फिर से एक्ट करेगा और उसे किस में तोड़ देगा? इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड H प्लस, बाइकार्बोनेट एंड H प्लस। तो इससे क्या होगा? हमारे H प्लस की जो है
H प्लस जो है इंक्रीज अमाउंट में मौजूद हो जाएगा, H प्लस जो है इंक्रीज अमाउंट में मौजूद हो जाएगा। तो अब पता चला कि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है H प्लस आयंस क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब कार्बोनेट आयंस बनते हैं, जब बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं तो H प्लस आयंस रिलीज होते हैं जो कि अल्कलाइन पीएच को करते हैं, मतलब अल्कलाइन पीएच वहां पे मेंटेन करते हैं। So at the tissue site where the partial pressure of CO2 it is high because of the catabolism, क्योंकि टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन यूज अप हो गया, क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यू की साइट पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा होता है क्योंकि उस टाइम पे कैटाबॉलिक रिएक्शन हुआ होता है, मतलब कट हुआ होता है प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट जो है कट होके प्रोडक्ट्स बनाता है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, आरबीसीज एंड प्लाज्मा एंड इट फॉर्म्स द HCO3- एंड H+। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज कर जाता है ब्लड के अंदर और वो पानी के साथ मिलकर क्या बना लेता है, बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन। सो एट द एल्वेलर साइड जहां पे PCO2 हमारा लो होता है और PO2 हमारा हाई होता है, सो द रिएक्शन इट प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Thus, the CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli, it is released out as carbon dioxide। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ट्रैप हुई थी as bicarbonate in the tissues, वो alveoli पे जाके कैसे रिलीज होती है, by the carbon dioxide। So every 100 ml of deoxygenated blood it carries approximately 4 ml of carbon dioxide। एक ऑक्सीजन 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन निकल रहा था, 5 ml। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करे तो हर 100 ml पे हमें 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेलाई में मिलता है। सो एक बारी देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उनका प्राइमरी साइट क्या होता है, हमारा एल्वेलाई। किसके थ्रू हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। किस पे डिपेंड करता है हमारा डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सो द प्रेशर विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच इंडिविजुअल गैस अराउंड all of so in a mixture having all the gases it is known as the partial pressure। तो हमें ये partial pressure different दिए हुए हैं कि कौन सा कहाँ पे है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें partial pressure कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा। पर वहीं अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वहाँ पे हमारा PO2 ज़्यादा होगा और PCO2 कम होगा। और एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर भी PO2 ज़्यादा होगा, PCO2 कम होगा। एक्सहेल्ड एयर के अंदर PCO2 ज़्यादा होगा और PO2 कम होगा। सो अ ग्रेडियंट प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो टिश्यूज से ब्लड और ब्लड से एल्वेलाई में मूव करने में मदद करती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की 20 to 25 टाइम्स जो है ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है। सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बेसिक 3 मेम्ब्रेन्स होती है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ 3 layers which are the squamous epithelium, the endothelium and the basement membrane। जो squamous epithelium है, जो epithelial layer है, उसके अंदर क्या है, हमारा alveoli है। जो endothelium उसके अंदर क्या है, alveolar capillaries है। इन दोनों के बीच में हमारा basement membrane present होता है। So transport of gases, blood acts as a transporter for oxygen and carbon dioxide। 97% जो है हमारी ऑक्सीजन आरबीसीज के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होती है और 3% प्लाज्मा के थ्रू। पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है आरबीसीज के थ्रू ट्रांसफर होती है, 70% जो है कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयंस एंड 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। So hemoglobin it is a red colored iron containing pigment which is present in the RBC। और hemoglobin जो है रिवर्सिबल मैनर के अंदर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। सो द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन वो क्या करता है, इट इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। So partial pressure of the CO2, H+ ions and the temperature they also contribute as the factors for binding of oxygen to hemoglobin। तो सिग्मोइड कर्व जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं जब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विद ऑक्सीजन को हम लोग प्लॉट करते हैं विद PO2 और इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सो एल्वेलाई के अंदर जहाँ पे हाई PO2 होता है वहाँ पे लेस CO2 PCO2 होगा, लेस हाइड्रोजन आयंस और लेस टेम्परेचर होगा जो कि फेवर करता है बनाना ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। पर वही बात जब हम टिश्यूज की करें तो टिश्यूज के अंदर अगर कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है उधर PCO2 हायर होता है, H+ आयंस हायर होते हैं और हायर ही हमारा टेम्परेचर होता है। तो PCO2 अगर ज़्यादा होगा तो वह हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा हमारा टिश्यूज के अंदर और एल्वेलाई के अंदर हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है,
सिग्मॉइड शेप कर्व हमारा राइट की तरफ तब शिफ्ट होता है जब जो है हमारी रिड्यूस ऑक्सीजन एफिनिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा पीएच एसिडिक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइंड कर जाती है। जब लेफ्ट की तरफ पे हमारा कर्व मूव करता है, इसका मतलब है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एफिनिटी। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन एफिनिटी का मतलब है जो हमारा पीएच है वो बेसिक हो जाता है, H प्लस आयंस जो है X प्लस आयंस जो है कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पीएच बेसिक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाता है और ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है। सो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से 5 ml जो है ऑक्सीजन जो है टिश्यूज को प्रोवाइडेड हो सकता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम ट्रांसफर देखें तो 20 to 25% एज कार्बामीना हीमोग्लोबिन ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया टिश्यूज के अंदर ही हमारा कार्बामीना हीमोग्लोबिन बनता है क्योंकि हमारा वहाँ पे हाई PCO2 है, हमारा हाई PCO2 है और लो PO2 है। ठीक है, सो आरबीसी इसके अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस होती है जो कि अल्टीमेटली बाइकार्बोनेट आयंस और H प्लस आयंस बनाने में मदद करता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। देन जहाँ पे भी टिश्यू में हमारा CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ कैटाबॉलिज्म, CO2 जो है डिफ्यूज कर जाएगा इनटू द ब्लड और उनको फॉर्म करेगा HCO3- एंड H+। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। सो 1 हीमोग्लोबिन कैरीज डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं? जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे एक हीमोग्लोबिन जो है कैरी करता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारा? रेड पिगमेंट इन द ब्लड विच इज आयरन रिच, है ना, इट इज रिच इन आयरन। ये बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन करता क्या है? अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन इट बाइंड्स टू आइदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या बनाता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा तो कार्बामीना हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है? ऑप्शन सी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को जो है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। Next question, how the majority of oxygen it gets transported? A, in dissolved form in blood plasma, B, in form of oxyhemoglobin, C, in form of methemohemoglobin, और in the form of carbaminohemoglobin। कैसे जो है majority of oxygen it gets transported in the blood? जब हम कार्बामीनोहीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। मेथ हीमोग्लोबिन, उसमें क्या होगा कि CH4 प्लस HB होगा, हीमोग्लोबिन नहीं, ये भी गलत है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ब्लड प्लाज्मा, इन दोनों में से कौन सी फॉर्म में मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है? जब हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो सिर्फ 3% ऑक्सीजन इसके थ्रू ट्रांसफर होता है, बाकी 97% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है ना, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है और वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? ए स्ट्रेट, बी कांस्टेंट, सी हाइपरबोलिक या फिर डी सिग्मोइड। बहुत ही स्ट्रेट अवे जो है आंसर पूछा गया है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का क्या जो है शेप रहता है? ABCD क्या शेप रहता है? हमने पढ़ा था सिग्मोइड यानी कि S शेप्ड कर्व रहता है जो कि राइट की तरफ तब मूव करता है जब ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो जाती है और लेफ्ट की तरफ करता है जब ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी सिग्मोइड शेप या फिर S शेप कर्व जो है वो रहता है। Every 100 ml deoxygenated blood it delivers around dash carbon dioxide to alveoli, A 20 ml, B 25, C 5 ml या फिर D 4 ml। हर 100 ml ऑफ deoxygenated blood क्या कैरी करता है? कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है टू दी एल्वियोलाई? अगर हम एक 100 ml deoxygenated ब्लड की बात करें तो उसमें से कितना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई पे जाएगा? ABCD, option D 4 ml, option D 4 ml। So the last question is, what is chloride shift? A, movement of chloride from plasma to WBC, movement of chloride ion from plasma to RBC, movement of chloride ion from WBC to plasma, या फिर D, movement of chloride ion from RBC to plasma। अब यहाँ पे जब हम लोग RBC और प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो WBC वाले
को हटा ही देंगे, तो WBC वाले को हटा ही देंगे। अब हमने ये बताना है कि क्लोराइड आयन की मूवमेंट कैसे होगी फ्रॉम प्लाज्मा टू RBC और फ्रॉम RBC टू प्लाज्मा। क्या रहेगी मूवमेंट, क्या मूवमेंट रहेगी? मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द प्लाज्मा टू द RBC को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि कैसा जो है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है, कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट कौन करता है और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।